जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने फाइटर पायलट ट्रेनिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 150 स्टेज 3 एडवांस जेट ट्रेनर के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि आरएफआई जारी की है। और खास बात यह है कि इस कंपटीशन में विदेशी कंपनियों के साथ साथ भारत का अपना HLFT-42 भी संभावित कंटेंडर हो सकता है। तो आखिरकार इंडियन एयरफोर्स को 150 नए जेट ट्रेनर की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या खासियत होगी और कौन कौन से विमान इस कंपटीशन में उतर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत का HLFT-42 इस बड़े प्रोग्राम में बाजी मार सकता है? आइए पूरी बात विस्तार से समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि स्टेज 3 ट्रेनर होता क्या है। दोस्तों, फाइटर पायलट बनने के लिए एक फाइटर जेट उड़ाना सीख लेना से पर्याप्त नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेनर से जो ट्रेनिंग है वो पूरी नहीं हो पाती है। पायलट ट्रेनिंग का अलग अलग स्टेजेस में होना और उसको वेल प्लान करना एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, या यूँ कह लें पायलट ट्रेनिंग अलग अलग स्टेजेस में होती है। और स्टेज 3 को ब्रॉडली उस एडवांस फेज के तौर पर हम समझ सकते हैं जहां पर पायलट को फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने से पहले ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट के काफ़ी करीब ट्रेनिंग दी जाती है। यकीन यहाँ पर जो पायलट है उसको सिर्फ एयरक्राफ्ट कंट्रोल नहीं सिखाया जाता, बल्कि उसे एयर कॉम्बैट, टैक्टिकल नेविगेशन, वेपन एम्प्लॉयमेंट, हाई जी मनूवरिंग और मॉडर्न कॉकपिट ऑपरेशंस जैसी चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है। और यही वजह है कि आने वाले समय में स्टेज 3 ट्रेनर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में अब फाइटर फ्लीट भी तेजी से मॉडर्नाइज हो रही है। एक तरफ तेजस मार्क 1 अल्फा, आगे तेजस मार्क 2 और मौजूदा सुखोई 30 MKI, राफेल और भविष्य में एमका जैसे प्लेटफॉर्म आने वाले हैं। इन एडवांस फाइटर्स को ऑपरेट करने के लिए पायलट्स की ट्रेनिंग भी उसी लेवल की होनी चाहिए। अब इंडियन एयरफोर्स को तकरीबन 150 ऐसे विमानों की ज़रूरत है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन 150 स्टेज 3 जेट ट्रेनर्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसको आरएफआई कहते हैं, वो जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आरएफआई का मतलब ऑर्डर नहीं होता है। अभी इंडियन एयरफोर्स सिर्फ मार्केट से इन्फॉर्मेशन मांग रही है। वायुसेना संभावित मैन्युफैक्चरर्स से एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंडिजिनस कंटेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जैसी जानकारियां हासिल करेंगी। इसके बाद प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आगे बढ़ेगा और भविष्य में फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP जो है ये जारी करी जाएगी। इसीलिए अभी ये कहना कि 150 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किसी एक कंपनी को मिल गया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन कौन कंटेंडर हो सकता है? देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि इस प्रोग्राम में विदेशी प्लेटफॉर्म में बोइंग साहब का जो T-7A रेड हॉक है, और कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का T-50 गोल्डन ईगल हो गया, और दूसरे जो एडवांस ट्रेनर हैं ये नज़र आ सकते हैं। T-7A को अमेरिका में नेक्स्ट जनरेशन एडवांस ट्रेनर के तौर पर विकसित किया गया है, जबकि साउथ कोरिया का T-50 पहले से ही एडवांस फाइटर ट्रेनर के लिए या ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है। लेकिन कंपटीशन में एक इंडियन ऑप्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, और वो नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भविष्य का HLFT-42। अगर HLFT-42 समय पर मैच्योर होता है और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम साबित होता है, तो ये प्रोग्राम भारत के लिए काफ़ी बड़ा इंडिजिनस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है डेवलपमेंटल टाइमलाइन की। इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट सिर्फ अच्छा नहीं चाहिए, उसे एयरक्राफ्ट ऐसा चाहिए जो तय समय पर उपलब्ध हो, रिलायबल हो, लार्ज स्केल इंडक्शन के लिए कह सकते हैं कि सफिशेंटली मैच्योर भी हो। अब इन नए ट्रेनर्स में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी? ये सवाल आता है कि आखिरकार स्टेज 3 ट्रेनर इतना एडवांस क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य पायलट को ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट से सीधे मॉडर्न फाइटर इन्वॉल्वमेंट में ट्रांजिशन कराने के लिए होगा। और यहाँ पर उद्देश्य क्लियर है कि हम पायलट को एक एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फील्ड देने वाले होते हैं स्टेज 3 में, और इसी से सीधा उनका ट्रांजिशन होता है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट से एयर टू एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन जैसी कैपेबिलिटीज़ की उम्मीद होगी। इसके अलावा टैक्टिकल नेविगेशन, वेपन एम्प्लॉयमेंट और हाई जी मनूवरिंग की भी ट्रेनिंग का हिस्सा ये हो सकते हैं। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ ये कैपेबिलिटीज़ काफ़ी नहीं है। आज के फाइटर एयरक्राफ्ट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। इसीलिए आने वाले ट्रेनर में पायलट को रडार ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉन्सेप्ट्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एंगेजमेंट प्रोसीजर से भी फैमिलियर कराना बहुत ज़रूरी होगा। यानी फ्यूचर का ट्रेनर एक ऐसा ब्रिज होगा जो पायलट को बेसिक ट्रेनिंग से उठाकर 4th और 5th जनरेशन फाइटर इन्वॉल्वमेंट के लिए तैयार करेगा।
यहाँ पर मेक इन इंडिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। इस पूरे प्रोग्राम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है इंडियन प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अगर ये प्रोक्योरमेंट आगे बढ़ता है तो सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदना ही लक्ष्य नहीं होगा। भारत ये भी देख सकता है कि एयरक्राफ्ट का कितना हिस्सा मैन्युफैक्चर भारत में किया जा सकता है और इंडियन सप्लायर्स की पार्टिसिपेशन कितनी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कितना मिलेगा और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और जो सपोर्ट इकोसिस्टम है भारत में कितना विकसित किया जा सकता है। यही वजह है कि विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के लिए सिर्फ अपना रेडीमेड एयरक्राफ्ट लेकर आना पर्याप्त नहीं हो सकता। अगर प्रोग्राम में इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन को मजबूत महत्व मिलता है तो फिर इससे भारत की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको भी फ़ायदा हो सकता है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए भी ये एक बड़ा मौका होगा, लेकिन ये एक चुनौती भी है। बेसिकली HLFT-42 उनका एक संभावित विमान है और इसीलिए हम इसको एक मौके के तौर पर बोल रहे हैं। अब बात करते हैं HLFT-42 की। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस एयरक्राफ्ट को समय पर डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के अनुरूप तैयार कर पाता है तो करीब 150 एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है ये इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, कंपोनेंट और एरोस्पेस सप्लाई चेन को भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। इंडियन एयरफोर्स को अपने ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिले पसंद नहीं होगा, इसीलिए HLFT-42 को सिर्फ इंडिजिनस होने का फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसे परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, मैच्योरिटी, कॉस्ट और डिलीवरी टाइमलाइन में भी फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के सामने मजबूत खुद को साबित करना होगा। तो मेरे हिसाब से तो इस खबर को सिर्फ 150 नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के तौर पर नहीं देखना चाहिए। असल कहानी यही काफ़ी बड़ी होगी। देखना ये है कि इसमें आगे क्या होता है। खैर, आपको क्या लगता है HLFT-42 इन विमानों से कम्पीट कर पाएगा या नहीं? आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।